हेलो मेरे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। तो यहां पर न्यूलैंड जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने वो जो है सेकंड ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का प्रयत्न किए। पहले डोवर्नियर्स ट्राइड थे। डोवर्नियर्स ट्राइड रूल से मतलब जो है डोवर्नियर जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए थे। अगर वो डोवर्नियर ट्राइड वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो मैं जो हूं यहाँ पर आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाइए, वहां पर सिस्टमैटिक ढंग से हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी तो एक ही वीडियो बना है, अब ये जो है ना ये दूसरा वीडियो बन रहा है, तो वहां से मिल जाएगा आपको वीडियो, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। सिस्टमैटिक ढंग से वहां पर वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, एग्जाम जो है बहुत करीब है टर्म 2 का, वैसे टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, बहुत अच्छे से आपका तैयारी यहां पर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है भाई साहब? स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास and observe that properties of eighth element, याद रखिएगा, property of eighth element was similar to the first one। आई थिंक स्टेटमेंट से ही आपको पता चल गया होगा कि न्यूलैंड जो थे ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। कैसे भाई? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, वो जो एलिमेंट्स होगा उनका जो एटॉमिक मास होगा ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट को जो है अरेंज कर रहे थे। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कैसे? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है। तो इस तरह से मतलब पहले कम मास वाला एलिमेंट को रखे, फिर ज्यादा मास वाले एलिमेंट को रखे, उसके बाद और ज्यादा मास वाले एलिमेंट को रखे, उसके बाद और ज्यादा मास वाले एलिमेंट्स को रखे। तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्या करना बच्चों? अरेंज करना। तो हमारे न्यूलैंड साहब जो थे ना, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को जो है अरेंज कर रहे थे। तो मेरी बातों को आप लोग अपने माथा में सेट कर रहे होंगे, ब्रेन में सेट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अगर हमारे न्यूलैंड साहब जो थे वो बोले कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप से सजाओगे, अरेंज करोगे, तो एलिमेंट जो 8वां एलिमेंट होगा ना, जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। मेरी बातों को गौर कीजिए, तभी आपके ये जो ब्रेन है ना, जिसमें फालतू फालतू चीज स्टोर रहता है, वो अच्छा चीज स्टोर करेगा। ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में पियर की फराक वाली के बारे में बात किया था, तो उस पर आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए। वो दिमाग आपका गलत डायरेक्शन में ले लेता है, इसी के लिए उधर ना जाना है, इधर सोचिए। तो अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में आप लोग सजाओगे, अरेंज करोगे, न्यूलैंड बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे, न्यूलैंड जी बोल रहे हैं कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तरह से आप अरेंज करोगे, तो जो उसमें 8वां एलिमेंट होगा ना, यहाँ पे एन मिट गया, वहां जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। और वो जो 8वां एलिमेंट होगा उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा, उसका जो भी गुण होगा, वो पहले वाले एलिमेंट के गुण से मिलता जुलता होगा। मेरी बातों को गौर कीजिए, अब समझ में आ ही जाएगा। जैसे अगर हम बात कर ले, आप म्यूजिक से थोड़ा बहुत परिचित होंगे, जैसे नहीं मतलब आपके गांव में या कहीं भी देखते होंगे हारमोनिया रहता है ना, हारमोनिया जानते हो, इस तरह से बजाता है। तो उसमें बजाते हैं लोग और बोलते हैं सारे गा मा पा ध नी सा। तो जैसे ये म्यूजिक का नोटेशन होता है, नोट होता है, म्यूजिक का जो बेसिक नोट होता है, समझिएगा मेरी बातों को, म्यूजिक का जो बेसिक नोट होता है ना, जैसे आप म्यूजिक क्लास करने जाएगा ना, तो पहले इसी चीज के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। सा रे गा मा प ध नी सा, ये म्यूजिक का नोट है। अब इसमें क्या है भाई साहब? देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सा रे गा मा प ध नी, ये 8 स्वर है। 7 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, यानी म्यूजिक का 7 स्वर होता है ना, नोट होता है, ये 7 नोट है।
अब देखिए ये मैंने सा रे गा मा पा ध नी, अब नी के बाद आपको भी पता होगा कि सा फिर से आ जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, पहले हम सा से स्टार्ट किए थे और पहला जो सा है उसके बाद आठवां जो है फिर से सा आ जाएगा। देखिए सा रे गा मा, ये देखिए सा 1, रे 2, गा 3, मा 4, पा 5, धा 6, नी 7 और फिर से सा फिर आ गया, आठवां एलिमेंट के जैसा रिपीट हो रहा है, यही बोले थे वो, समझ रहे हैं। फिर रे से स्टार्ट कीजिए, रे गा मा पा धा नी सा रे, फिर आठवां जो है फिर रिपीट हो रहा है। फिर यहां से आप स्टार्ट कीजिए, फिर आठवां, ये पहला इसको मान लीजिए, पहला ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और फिर आठवां देखिए पहले वाले से रिपीट हो रहा है। समझ में आया ना। इसको अगर हम पहला माने तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से देखिए पहला और पहला वाला से ये वाला रिपीट हो रहा है। तो यही मैं चीज आपको बताना चाह रहा था और यही जो रूल था न्यूलैंड का वही था, ठीक है। इसी हिसाब से इन्होंने जो है अपना जो पीरियोडिक लॉ था, इनका जो मतलब एलिमेंट को अरेंज करने वाला लॉ था इसी तरह से था, ठीक है। उन्होंने बोले कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे अगर आप अरेंज करोगे तो जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारा है एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है ना कि अगर आप लिथियम से स्टार्ट करो, अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, फर्स्ट, बेरिलियम को सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए हम एक और बात का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं न्यूलैंड जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो देखिए लिथियम का एटॉमिक मास और बेरिलियम का एटॉमिक मास में से, दोनों में से किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो बेरिलियम का ज्यादा है। तो लिथियम का एटॉमिक मास कम, फिर बेरिलियम का उससे ज्यादा, बोरॉन का उससे ज्यादा, कार्बन का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा। तो हम न्यूलैंड का ये भी लॉ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। कौन लॉ भाई साहब, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाला जो लॉ है वो भी हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए लिथियम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नाइट्रोजन है पांचवा, ऑक्सीजन है छठा, फ्लोरीन है सातवां और फिर से सोडियम है आठवां। तो देखिए ये लिथियम और सोडियम ये दोनों का गुण क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इन दोनों का गुण जो है बहुत हद तक सेम होता है, ये हम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम का वैलेंसी 1 और सोडियम का भी वैलेंसी 1, ठीक है। ये भी ऑक्साइड, यानी ये जो लिथियम जो ऑक्साइड बनाता है वो कैसा बनाता है, Li2O बनाता है, और सोडियम भी कैसा ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाता है। या डायरेक्ट कह लो तो इन दोनों में कॉमन क्या है, R2O है। R यहां पर एलिमेंट है जो ऐसा ऑक्साइड बना रहा है। दिमाग में घुस रही है ना बात, मेरा घुसना चाहिए। तो यहां पर देखिए लिथियम ये पहला एलिमेंट था और सोडियम ये आठवां एलिमेंट है। ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम इसको 1 ना माने, हम इसको 1 मान ले, चलिए हम इसको 1 मान ले, 1 मिनट भाई साहब, इसको हम 1 मान ले, बेरिलियम से स्टार्ट करें तो 1 ये हो जाएगा, बोरॉन, कार्बन, ये 4, वेरी सॉरी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। फिर देखो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और हम आज के युग में भी जानते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है, सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है। बेरिलियम का भी वैलेंसी 2 होता है और हमारा मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 होता है। और ये दोनों का जो ऑक्साइड है ना, वो ऑक्साइड भी क्या होता है, RO होता है, RO। बेरिलियम भी BeO बनाता है और हमारा मैग्नीशियम भी MgO बनाता है। तो दोनों का ऑक्साइड भी क्या है भाई साहब, सेम है। तो प्रॉपर्टी सेम हुआ तभी तो एक ग्रुप में है ना। तो यही बात न्यूलैंड बोल रहे थे और सच में इनका रूल भी जो है, इनका जो नियम जो दिए थे वो सच में एकदम काम कर रहा था, बहुत तगड़ा वाला काम कर रहा था। एक और बात याद रखिए, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूं। एक और बात याद रखिए नोट में कि उस समय जो थे ना, जिस समय न्यूलैंड जो है अपना ऑक्टेव रूल रखे थे, उस समय नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय, ठीक है। उस समय नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। अभी देखिएगा यही उनका लिमिटेशन हो जाता है, जैसे ही नोबेल गैस डिस्कवर होते हैं तो इनका रूल जो है, इनका जो नियम है वो फेल होने लगता है। कैसे, अभी आगे बताऊंगा, ठीक।
तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वो न्यूलैंड बोले कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर चलोगे, बढ़ोगे, तो जो 8th एलिमेंट होगा, जो 8वां एलिमेंट होगा, ये देखिए ये 8वां एलिमेंट होगा, वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी, वो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। और यही बात यहां पर फॉलो हो रहा है। लेकिन ये इनका जो नियम था, जैसे हम एल्युमिनियम को फर्स्ट माने, एक और बार बता दे रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एल्युमिनियम है, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट माने, फिर सेकंड सिलिकॉन, थर्ड फास्फोरस, फोर्थ सल्फर, 5 क्लोरीन, 6th पोटासियम और 7th कैल्शियम और 8 क्रोमियम। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एल्युमिनियम और क्रोमियम दोनों का प्रॉपर्टी मैच करेगा। क्यों मैच करेगा भाई साहब? क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम कैसा ऑक्साइड बनाता है, R2O3 वाला ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और हमारा क्रोमियम भी जो है ना R2O3 वाला ही ऑक्साइड बनाता है भाई साहब। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। इस दोनों का आयन, जैसे एल्युमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्रोमियम भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Al3+ बना सकता है, क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cr3 पॉजिटिव बना सकता है, 3 इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? तो ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, बहुत हद तक सेम है और इनका जो है रूल भी काम कर रहा है। लेकिन ऐसे ही जैसे जैसे आगे चलता रहा, कैल्शियम तक जैसे ही वो आए, ठीक है, तो उनका रूल जो है ना फेल होने लगा, ठीक है। क्या होने लगा भाई साहब, फेल होने लगा। जैसे वो कैल्शियम तक आए उनका रूल फेल हो गया, ठीक है, उनका रूल काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वही अब हम लिमिटेशन देखेंगे। आप न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वैसे देखिए अगर क्रोमियम की बात करें ना यहाँ पर, तो क्रोमियम नहीं भी हो सकता। अगर एल्युमिनियम, यहाँ मैग्नीशियम से आप करो तो ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे अब क्रोमियम आ गया, इनका रूल तो जो है क्रोमियम तक काम ही नहीं कर रहा था, फिर भी कैल्शियम तक इनका रूल काम कर रहा था अच्छे से, ठीक है। इनका जो रूल था ना लॉ ऑफ ऑक्टेव, यह सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए था, हल्का हल्का एलिमेंट जो था उसके लिए ही सिर्फ था। जैसे ही हैवियर एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, इनका रूल जो है फेल होते गया, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इनका फेल्यूर का कारण बनता है वो रहता है नोबल गैस। जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुए और अपने अपने स्थान पर नोबल गैस गए, इनका रूल ही फेल होने लगा, काम ही नहीं कर रहा था रूल इनका। तो ये तो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो मैंने आपको समझा दिया कि जो अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करोगे तो 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होगा। दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, 8वें वाले एलिमेंट का और पहले वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा। यही उनका रूल था और मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बता भी दिया और यह भी बताया कि जिस समय न्यूलैंड अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे उस समय, एक और बात आप लिख लीजिए, उस समय मात्र 56 एलिमेंट्स नोन थे। उस समय 56 एलिमेंट ही जाने जा चुके थे, खोजे जा चुके थे, डिस्कवर हुए थे, मात्र 56 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और उस समय जिस समय ये अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे न्यूलैंड, उस समय जो थे ना नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, उस समय नोबेल गैस का खोज ही नहीं हुआ था। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि भाई इतना अच्छा वो लॉ दिए, इतना अच्छा नियम दिए, भाई कैल्शियम तक फिट भी सही से बैठ रहा था, एकदम परफेक्टली काम कर रहा था, तो भाई साहब ये लॉ को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? हम लोग अभी जानते ही कि अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला नियम से हम चल रहे हैं, ये तो हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो क्यों इनका लॉ जो है रिजेक्ट कर दिया गया, क्या कारण था? तो कुछ इसमें कमी रह गई थी, जिस कमी के कारण इनका जो है लॉ रिजेक्ट कर दिया गया। मैं अभी थोड़ा कुछ आपको बता देता हूं। जैसे पहला नंबर, हाइड्रोजन का प्रॉपर इन्होंने जगह नहीं बताए थे। हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए, वो जगह नहीं बताए। हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर प्लेस इन्होंने नहीं बताए। और एक बात और याद रखिए, तो हाइड्रोजन का जो प्लेस है उसके लिए अभी तक विवाद चल रहा है। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, अभी के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें भी अभी हाइड्रोजन का जो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए वो एकदम सही नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन पर विवाद चल रहा है। हाइड्रोजन जो है ना एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में भी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का प्लेस जो है वो एक्सेप्शन है, अभी उस पर काम चल रहा है अभी, ठीक है। और उसमें क्या कमी थी, उसमें और ये कमी थी, इनका जो लॉ था ना वो
20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड था। उसके बाद अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, इसको मिटा देना कुछ देर के लिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, जैसे अगर हम यहाँ पे मैग्नीज से स्टार्ट करें तो मैग्नीज 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीज और एस ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इनका जो रूल था ना वो 20 एलिमेंट्स तक वैलिड था, उसके आगे ये काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ये बात है। तीसरा गलती उन्होंने ये की है कि देखिए यहां पर कोबाल्ट और निकेल को, क्या भाई साहब, कोबाल्ट और निकेल। अब कोबाल्ट निकल एक मेटल है, बहुत अच्छा मेटल है, इसको क्या किए हैं उन्होंने, फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप में डाल दिए हैं, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, यानी नॉन मेटल है एक तरह से समझ लो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन शो करता है, अभी बताऊंगा आगे, नॉन मेटल शो करता है। तो यहां पर नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल को क्यों डाल दिए हैं, यही सबसे बड़ा इन्होंने गलती कर ली है। तो ये सारा कुछ गलती है, लिमिटेशन है, जो अभी हम देखने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि भाई साहब ये न्यूलैंड जी का जो लॉ है वो फेल क्यों हो गया, इनका जो नियम है अभी तक फॉलो क्यों नहीं हो रहा ना। अभी जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इनके ये जो पीरियोडिक जो इन्होंने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किए थे वो उसमें कुछ लिमिटेशन था, उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिए थे। क्या, वही देखते हैं। इनके वो लॉ में कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमियां रह गई थी, वो देखते हैं क्या है। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव इज वैलिड अप टू कैल्शियम बिकॉज आफ्टर कैल्शियम हिज लॉ वॉज नॉट वर्किंग। कहने का मेरा मतलब है कि इनका जो नियम था ना लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था बच्चों। कैल्शियम के बाद इनका जो नियम था लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला कि आठवां जो एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ये लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला जो नियम था ना वो कैल्शियम के बाद काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था। इनका जो लॉ था लॉ ऑफ ऑक्टेव वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए था, हल्का हल्का जो एलिमेंट्स होता है उसके लिए। अब जैसे ही बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा मास वाला एलिमेंट जैसे आयरन वगैरह बहुत सारा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इनका लॉ फेल। अगला, he assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements will be discovered। इनका यह कहना था, जिस समय ये अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव नियम दिए थे उस समय मात्र 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। उस समय वो एज्यूम करते हैं कि मात्र 56 ही एलिमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ऐसा कौन बोल रहे थे, न्यूलैंड बोल रहे थे, जो कि एकदम गलत था, फॉल्स बात था। अभी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 118 एलिमेंट्स है। तो ये उनका जो मानना था कि 56 एलिमेंट्स अभी तक नेचर में एग्जिस्ट होंगे वो गलत हो गया। और जैसे ही और सारे एलिमेंट्स खोजे जाने लगे, जैसे में नोबल गैस खोजा जाने लगा, तो इनका लॉ जो था ना, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे, वो तो पूरी तरह से इसका धज्जियां उड़ गया, पूरा तरह से ये फेल हो गया। जैसे ही हैवियर एलिमेंट्स खोजे जाने लगे, नोबल गैस आया तो अपना अपना स्थान तो लिया ना नोबल गैस, तो इनका लॉ फेल। समझ में आया। तो इसी कारण जो है, ये कारण भी था जो उनका वर्क जो नहीं कर रहा था, उनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था। तो ये कारण भी था इसको रिजेक्ट करने का लॉ ऑफ ऑक्टेव को। अगला है, ही प्लेस 2 एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इन ग्रुप ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब क्या किए, अब हम लोग जानते हैं कि सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स रहता है। अब क्या किए उन्होंने, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले ग्रुप में उन्होंने कोबाल्ट और निकल को घुसा दिया। हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल में मेटल को घुसा दिया और इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं किए, कोई एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसे ही डाल दिए। फ्लोरीन एंड क्लोरीन में अगर डालेंगे कोबाल्ट एंड निकल को तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे ना, हाँ भाई इस कारण से हमने इस एलिमेंट्स को इस ग्रुप में रखा है, तो उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं किए थे, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोबाल्ट और निकल का जो प्रॉपर्टी होता है वो पूर्णतः टोटली डिफरेंट होता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन से। तो इन सभी कारणों के कारण ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था न्यूलैंड जी के द्वारा दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कुछ कमियां थी जिसके वजह से ये अरेंजमेंट को नहीं माना गया। ठीक है, तो उसके बाद आए डिमित्री मेंडेलीव। हम नेक्स्ट वीडियो में डिमित्री मेंडेलीव का जो
पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम डेली वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। पिछला जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। पिछला चैप्टर जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पूरा लेक्चर टर्म 2 के लिए अवेलेबल है, वहां आप डिस्क्रिप्शन में तो नहीं होगा, ये आई बटन पर होगा। आई बटन पर जाइए, वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके वो भी देख सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा अच्छे से एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ सो मैनी न्यूमेरिकल्स वहां पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में बात करें टर्म 2 के लिए तो रिप्रोडक्शन चैप्टर भी आपके लिए अवेलेबल है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।